चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको 35 साला चक्कर के बारे में बताया। 35 साला चक्कर कैसे निकाला जाता है। तो जो 35 साला चक्कर होता है वही लाल किताब की दशाएं होती है। तो 35 साला चक्कर या लाल किताब की दशाएं निकालने में हमको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जन्म समय का, आपका कितने बजे जन्म हुआ है, इसको होरा भी बोलते हैं, किस होरा में आपका जन्म हुआ है। दूसरा 35 साल के ग्रह, जो हर प्लेनेट की टाइम निर्धारित है कि वो प्लेनेट कितने साल के लिए आता है। जैसे शनि 6 साल के लिए, बृहस्पति 6 साल के लिए, केतु 3 साल के लिए, राहु 6 साल के लिए। तो हर प्लेनेट का एक टाइम निर्धारित है 35 साल। जब सारे प्लैनेट्स की उम्र को आप जोड़ देंगे तो वो पूरा 35 बन जाता है, 35 साल कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसी को ही 35 साला चक्कर बोलते हैं। तो लाल किताब दशा निकालने में जो मैंने आपको बताया था, वो सबसे पहले हमको जन्म समय याद रखना है कि कितने बजे हमारा जन्म हुआ, क्योंकि लाल किताब दशा वहीं से स्टार्ट होगी जिस समय पे हमारा जन्म हुआ। जैसे मान लीजिए हमारा जन्म सुबह 3:30 बजे से 6 बजे के बीच में हुआ, तो हमारी दशा किससे स्टार्ट होगी? केतु से। 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच अगर जन्म हुआ है तो हमारी दशा स्टार्ट होगी जुपिटर से, गुरु से। 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में हुआ है तो हमारी दशा स्टार्ट होगी सूर्य से। 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में अगर जन्म हुआ है तो हमारी दशा स्टार्ट होगी चंद्रमा से। 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में अगर जन्म हुआ है हमारा तो हमारी दशा स्टार्ट होगी मंगल से। 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारी दशा स्टार्ट होगी शुक्र से। 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में अगर जन्म हुआ है तो हमारी दशा स्टार्ट होगी मरकरी से, बुध से। और शाम से लेकर रात ढलने तक जो भी समय आएगा वो होता है राहु का समय। तो अगर हमारा 6 बजे के बाद रात ढलने शाम ढलने तक रात तक, ये सर्दियों में जल्दी रात हो जाती है तो ये पीरियड कम हो सकता है, गर्मियों में ये पीरियड बढ़ सकता है। तो राहु का पीरियड कोई निर्धारित नहीं होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही है। वो रात ढलने तक का, शाम से रात ढलने तक का जो भी पीरियड होता है वो राहु। तो उसके बाद में राहु की दशा। और फिर पूरी रात, जैसे रात को 8 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, ये शनि की दशा। और फिर 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक फिर केतु की दशा। ये इस तरीके से ग्रहों का एक टाइम होता है। तो जिस जन्म समय में हमारा जन्म हुआ होता है वो जो है वहीं से हमारी लाल किताब दशा स्टार्ट होती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हमारी इस समय या हमारी कौन सी लाल किताब के अनुसार हमारी दशा चल रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज क्लियर है। पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था, इसको थोड़ा सा मैंने रिवाइज कर दिया है कि दशा कैसे निकाली जाती है। ठीक है, ये चीज हमने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म सुबह 4:44 पे हुआ, तो ये किसका टाइम है? ये केतु का टाइम है। तो इस व्यक्ति की जो दशा स्टार्ट हुई वो केतु से हुई। केतु की दशा कितने साल की होती है? 3 साल की। मैंने आपको जो स्लाइड दी है उस स्लाइड में सारे प्लेनेट का टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि केतु की दशा 3 साल की, शनि की दशा 6 साल की, राहु की दशा 6 साल की, जुपिटर की दशा 6 साल की, है ना। ये सबका टाइम दिया हुआ है। तो उस वो टाइम आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें क्या है कि इन दशा के बीच में, ये दशा तो चल रही है लेकिन इन दशाओं के बीच में अंतर दशा भी आती है। ठीक है, जैसे केतु की दशा है 3 साल की, तो इसमें जो है ना 3 अंतर दशा आएंगी, जिसमें पहला साल होगा
पहला साल होगा शनि का, फिर दूसरा साल होगा राहु का, फिर तीसरा साल होगा केतु का। इस तरीके से हर प्लेनेट की दशा के बीच में ये अंतरदशा आपको देखने को मिलेगी, और इसी अंतरदशा को लाल किताब की भाषा में दरमियानी ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दरमियानी ग्रह। मतलब दशा के दरमियान चलने वाला टाइम पीरियड जिन ग्रहों का होता है उसको बोलते हैं दरमियानी ग्रह। आप इनको दरमियानी ग्रह भी बोल सकते हैं, आप इनको अंतरदशा का प्लैनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हर प्लैनेट का जो दशा खंड होता है, दशा का काल खंड होता है, उसके बीच बीच में अंतरदशाएं भी आती हैं, उनको दरमियानी ग्रह भी बोलते हैं या अंतरदशा का प्लैनेट बोलते हैं। अब ये जो अंतरदशा है, जैसे मान लीजिए शनि है, शनि की दशा है 6 साल की। अब इसमें 3 प्लैनेट की अंतरदशा आएगी, मतलब 3 दरमियानी ग्रह इस दशा में अपना रिजल्ट और देंगे। ठीक है, शनि की दशा 6 साल की है, इसमें जो है ना, पहली जो 2 साल होंगे वो होंगे राहु के। पहले 2 साल होंगे राहु के, दूसरे 2 साल होंगे बुध के, तीसरे 2 साल होंगे शनि के। इस तरीके से हर प्लैनेट के दरमियानी ग्रह होते हैं। मतलब किसी भी प्लैनेट की अगर दशा चल रही होगी तो उस दशा के पीरियड में, उस दशा कालखंड में कुछ दरमियानी ग्रहों का भी टाइम पीरियड चलेगा। तो वो दरमियानी ग्रह किस प्लैनेट के, कौन कौन से दरमियानी ग्रह होते हैं, या किस प्लैनेट के दशा काल में किस किस प्लैनेट की अंतरदशा चलेगी, वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो जो मैंने आपके सामने पीडीएफ शेयर की है उसमें सारे डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि शनि की दशा में, शनि की जो अंतरदशा आई वो लास्ट के 2 सालों में आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कुंडली में शनि जिस भाव में बैठा हुआ है, जब शनि का टाइम आया, शनि का 6 साल का पीरियड आया, दशा पीरियड, इसका मतलब शनि एक्टिवेट हो गया। तो जिस हाउस में शनि बैठा होगा उस हाउस के रिजल्ट आपको 6 साल लगातार देगा। लेकिन कब प्रबल देगा, सबसे ज्यादा किस साल में देगा? 6 सालों में, लास्ट के 2 सालों में शनि अपने सबसे मजबूत रिजल्ट कुंडली वाले को देगा। अब ये रिजल्ट अशुभ भी दे सकता है, शुभ भी दे सकता है। वो आपकी कुंडली की प्लेसमेंट बताएगी कि शनि किस भाव में बैठा हुआ है या किस स्थिति में बैठा हुआ है, वो आपकी कुंडली डिसाइड करेगी। तो इस तरीके से जो प्लैनेट का जो टाइम पीरियड आता है, जो दशा आती है, तो प्लैनेट कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हो, वो आपको रिजल्ट तभी देगा जब उसका टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड आने का मतलब क्या हुआ? जब उसकी दशा आएगी। जब तक उसकी दशा नहीं आएगी तब तक वो अपने रिजल्ट नहीं देगा। जैसे ही उसका टाइम पीरियड आएगा वैसे ही वो अपने रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति बैठा हुआ है, और आपकी कुंडली में बृहस्पति बैठ के ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको पैसे दूंगा। लेकिन वो पैसे कब देगा? वो प्लैनेट पैसे देना शुरू करेगा जब उस प्लैनेट के टाइम आएगी, उस प्लैनेट की दशा आएगी, उस प्लैनेट की अंतरदशा आएगी। तो जब जब उस प्लैनेट की दशा आएगी, जब जब उस प्लैनेट की अंतरदशा आएगी, वो आपको धन देगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वो धन का कारक बन के बैठा हुआ है। उसने प्रॉमिस किया हुआ है कि इस कुंडली वाले को मुझे पैसा देना है। तो पैसा वो कब देगा? अपने टाइम पीरियड।
अब डिपेंड ये करता है कि उस प्लैनेट का टाइम कब आ रहा है। अब सपोज मान लीजिए उस प्लैनेट का टाइम जब आप पैदा हुए उसी टाइम उसका टाइम पीरियड आ गया, तो बचपन में आपने उस धन धन की प्राप्ति के लिए कोई इफर्ट ही नहीं डाल पाए। भाई बचपन में आप क्या एफर्ट डालेंगे धन को प्राप्त करने के लिए? तो जो प्लैनेट आपको पैसे का प्रॉमिस करने करके आया हुआ था, उसका वो टाइम पीरियड निकल गया, उसका आपने कोई सदुपयोग नहीं कर पाया, तो इसका मतलब वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन मान लीजिए अब उसी प्लैनेट का टाइम पीरियड जब आप 22 साल के हो गए तब आया, तो बहुत अच्छा समय था। उस टाइम आपने एफर्ट भी डाला, मेहनत भी की, काम भी किया, तो बृहस्पति ने आपको, उस प्लैनेट ने जो आपको पैसे देने की स्थिति में बैठा हुआ था, उसने आपको भरपूर पैसा दिया। तो डिपेंड ये नहीं करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट क्या योग बना के बैठा हुआ है, कौन सा प्लैनेट क्या प्रॉमिस बना के बैठा हुआ है। डिपेंड ये करता है कि जो प्लैनेट आपकी कुंडली में कोई योग बना के बैठा हुआ है, क्या उसकी दशा या उसका टाइम पीरियड आपको अपनी सही उम्र में मिला कि नहीं मिला, डिपेंड ये करता है। मान लीजिए आपको किसी अच्छे प्लैनेट की दशा आपके बुढ़ापे में आई, अब बुढ़ापे में आप क्या एफर्ट डाल पाएंगे? इसका मतलब वो जो प्लेनेट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला था, वो आपकी एज के वजह से आपने उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे उस एज में, तो अपने वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दशा खंड काम करता है, दशा पीरियड का। तो हम बात कर रहे थे किसी प्लैनेट के बीच में आने वाली अंतरदशाओं के बारे में। ठीक है, तो जैसे ये शनि की दशा है, तो शनि की दशा में पहले 2 साल राहु के, फिर 2 साल बुध के, फिर लास्ट में 2 साल शनि के। अब जैसे मान लीजिए जुपिटर की दशा आ रही, तो गुरु की दशा भी 6 साल की होती है। अब गुरु की दशा में जो पहला जो 2 साल होता है वो केतु का होता है, पहले 2 साल केतु के होते हैं। दूसरा 2 साल खुद जुपिटर के होते हैं। ठीक है, और तीसरा जो लास्ट वाला जो 2 साल है वो सूर्य का होता है। जैसे केतु की दशा स्टार्ट हुई 6 साल के लिए है, तो केतु में गुरु की दशा स्टार्ट हुई 6 साल के लिए, तो गुरु में सबसे पहले केतु आएगा 2 साल के लिए, फिर गुरु में गुरु आएगा 2 साल के लिए, फिर गुरु में सूर्य आएगा 2 साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु की जब भी दशा स्टार्ट होगी, तो इस पॉइंट को हम ये भी कह सकते हैं कि गुरु की दशा में गुरु सबसे ज्यादा अपने प्रबल रिजल्ट देगा अपने साल के मध्य में, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड है ना, वो मध्य में आया। पहले 2 साल केतु, फिर 2 साल गुरु, फिर लास्ट के 2 साल सूर्य। तो इस तरीके से सारे 9 प्लैनेट हैं, उनका अलग अलग दशा कालखंड है, और उनके अलग अलग दरमियानी ग्रह। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हर प्लेनेट का अ, बताने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। Sorry। जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है, उसमें प्लेनेट का दशा का टाइम और उनके बीच में किन किन प्लेनेट की दशा खंड आएगा, उनका टाइम, वो सारा दिया हुआ है। उसको आप लोग आसानी से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई चीज अगर ना समझ में आए, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल्स और समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे, है ना। सिंपल हम समझते हैं। मान लीजिए किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1980। इसका जन्म हुआ सुबह 4:44। तो 4:44 पे इसका जन्म हुआ, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी दशा केतु से स्टार्ट हुई। तो केतु लिख लो यहां पर, केतु से इसकी दशा स्टार्ट हुई और 1980 में पैदा हुआ। तो पूरी दशा की जो फर्स्ट साइकिल है
वो 35 साल में खत्म हो जाती है। मतलब एक 35 साल जो चक्कर होता है वो पूरा एक साइकिल को खत्म कर देता है। तो अगर हम इसका इस पीरियड की दशा निकालना चाहें कि इस समय इसकी क्या दशा चल रही है प्रेजेंट टाइम में, तो कैसे निकालेंगे मैं वो बता रहा हूं आपको। तो मान लीजिए इसका जन्म 1980 को हुआ, तो 1980 में आप 35 साल जोड़ दीजिए, क्योंकि 1980 में 35 साल जोड़ेंगे तो 2015 आएगा। 2015 तक इसकी 35 साल की एक साइकिल पूरी खत्म हो गई। मतलब हर प्लेनेट एक एक बार इसके दशा खंड में आ चुका है और अपने रिजल्ट दे चुका है। तो 35 साल की इसकी जो फर्स्ट साइकिल थी वो खत्म हो चुकी है। 2015 से 13 अगस्त 2015 से इसकी सेकंड साइकिल स्टार्ट हुई। किससे स्टार्ट हुई? फिर से केतु से। अगेन केतु से, क्योंकि केतु से स्टार्ट हुई थी, 35 साल बाद फिर से केतु की दशा स्टार्ट हुई। अब केतु जो है 3 साल का टाइम पीरियड होता है केतु का। 3 साल का टाइम पीरियड होता है। तो 2015 में इसकी केतु की दशा स्टार्ट हुई 3 सालों के लिए। तो एक साल मतलब 2016 तक कौन रहेगा? शनि। 2017 में कौन रहेगा? राहु। ये केतु के बीच में ये दरमियानी ग्रह की पीरियड चल रहा है ना, अंतरदशा। तो केतु 2015 से स्टार्ट हुआ, इसमें एक साल आगे बढ़ाओ तो 2015 केतु में, 2016 शनि की, 2017 राहु की, और 2018 अगेन केतु की। 2018 में केतु की दशा खत्म हो गई। उसके बाद में केतु के बाद में किसकी दशा आई? गुरु की। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। केतु की दशा 6 साल के लिए आई। अब गुरु की दशा में केतु की 2 साल, मैं इसको हटा देता हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं 2000 केतु की केतु की दशा तो हो गई 2018 तक। अब 2018 से गुरु की दशा स्टार्ट हुई। 2018 से कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। ठीक है। अब 2018 से केतु की दशा स्टार्ट हुई है, सॉरी, गुरु की दशा स्टार्ट हुई है। तो गुरु की दशा में पहले जो 2 साल हैं वो केतु के आते हैं। मतलब 2020 तक केतु की दशा चली। और दूसरे दूसरे जो 2 साल हैं वो अगेन गुरु के आते हैं। गुरु में गुरु, तो ये 2022 हो गया। 2022 तक गुरु में गुरु की दशा चली। और लास्ट में जो साल होता है वो राहु का आता है। राहु, तो 2024 तक गुरु में राहु की दशा चलेगी। तो इस टाइम पे इस व्यक्ति की गुरु की दशा में राहु की अंतरदशा चल रही है। 2024 के बाद में किसकी दशा आएगी? इसकी सूर्य की। इसी तरीके से फिर चंद्रमा की। इसी तरीके से ये क्रम बढ़ता जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगी। इस तरीके से हम लाल किताब दशा प्रेजेंट की अपनी निकाल सकते हैं कि प्रेजेंट में हमारी कौन सी लाल किताब की दशा चल रही है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक योग बनता है कुंडली में, अंधी कुंडली। अंधी कुंडली, लाल किताब में एक कुंडली बनाई जाती है, अंधी कुंडली या अंधे ग्रह का टेवा। अंधी कुंडली क्या है? अंधी कुंडली जब भी ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यह है कालपुरुष की कुंडली। जब भी दसम भाव में, 10th हाउस में, दो या दो से अधिक आपस में शत्रु ग्रह बैठ जाएंगे, जैसे गुरु, शुक्र, सूर्य, राहु, दो ऐसे प्लैनेट या दो से अधिक ऐसे प्लैनेट जो आपस में शत्रुता रखते हैं, वो दसम भाव में अगर बैठ जाएंगे तो वो कुंडली अंधे ग्रह की कुंडली बन जाएगी, अंधे ग्रह का टेवा बन जाएगा, अंधी कुंडली बन। एक तो सिचुएशन ये हो गई कि दसम भाव में दो या दो से अधिक शत्रु ग्रह बैठ जाए। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर 4th हाउस में भी यही सिचुएशन बन जाए, दो शत्रु ग्रह बैठ जाए, तब भी ये अंधे ग्रह का टेवा बन जाता है, तब भी यह अंधे ग्रह का टेवा बन जाता है। तो दो सिचुएशन होगी, चाहे दसम भाव में दो शत्रु बैठ जाए या 4th हाउस में दो शत्रु बैठ जाए, तो ये अंधे ग्रह का टेवा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये अंधे ग्रह का टेवा बन जाता है, तो लाल किताब कहती है कि ये प्लैनेट आपस में लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करता है शनि, चूंकि ये शनि का घर है, इसलिए शनि इन ग्रहों को अंधा कर देता है, जो भी यहां पर दो प्लैनेट, शत्रु प्लैनेट बैठे। क्या होता है? होता यह है कि ऐसे लोगों का करियर सेट नहीं हो पाता। फिर कुंडली में चाहे जितने अच्छे योग बना के दूसरे प्लैनेट क्यों ही ना बैठे हों, तब भी उस व्यक्ति को करियर से रिलेटेड समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। चाहे उच्च के ग्रह बैठे हों, चाहे आ, अपने ही मालिक घरों में ग्रह बैठे हो, चाहे जितनी अच्छी सिचुएशन में अगर प्लैनेट बैठे हैं, फिर भी जो है उसको बैड रिजल्ट मिलेंगे। ये होता है अंधी कुंडली। जब भी कुंडली अंधी हो जाती है तो इस तरीके के रिजल्ट आते हैं। उपाय क्या होगा? एक तो करियर गड़बड़ हो जाता है, दूसरा घर के सुखों में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि 4th हाउस आपके घर का एनवायरमेंट है और ये करियर है। तो जब भी कुंडली में इस तरीके की समस्या आए, तो उपाय है कि 10 अंधे व्यक्तियों को खाना खिलाइए। चाहे साल में भी आप एक बार खिला सकते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कितनी प्रबल अंधी कुंडली है। अगर बहुत सिचुएशन खराब है तो हर साल आप खिला सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब नहीं है तो एक बार भी उपाय किया जा सकता है। तो आप किसी अंधे ऐसे जहां पर ब्लाइंड और अंधों का जो आश्रम होता है, आप वहां पर जाइए, पूरी सेवा भाव के साथ में अपने हाथ से उनको परोस के उनको खाना खिलाइए, क्योंकि शनि जो है ना, वो सेवा भाव मांगता है।
जितनी सेवा से, जितनी तन्मयता के साथ में आप उनको भोजन करवाएंगे, उतना जो है आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसका उपाय यही होता है कि जाके आप अंधों के आश्रम में जाके आप 10 लोगों को आप खाना खिला सकते हैं। इसी तरीके से एक कुंडली बनती है नवराता कुंडली, या आधी आधे अंधे ग्रह की कुंडली। आधी अंधे ग्रह की कुंडली, आधी अंधी कुंडली बोलते हैं इसको, या नवराता कुंडली बोलते हैं। इसमें क्या सिचुएशन होती है? इसमें भी, इसमें क्या होता है कि शनि बैठा हो आपका सप्तम भाव में, और सूर्य बैठा हो आपका 4th हाउस में। तो ये आधी अंधी कुंडली बन जाती है। क्यों? क्योंकि शनि अपनी दसम दृष्टि से, शनि की 3 दृष्टियां होती ना, 3, 7, 10, तो अपनी दसम दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अपनी दसम दृष्टि से सूर्य को देखता है और सूर्य के रिजल्ट को खराब कर देता है। फिर इसी खराब सूर्य की दृष्टि पड़ती है 4th हाउस पे, तब भी यही रिजल्ट आते हैं, घर के सुखों में कमी और करियर भाव में परेशानी। तब भी यही सिचुएशन बनती है। उस कंडीशन में भी आप 10 अंधे व्यक्तियों को खाना खिला सकते हैं। और इसमें एक दो उपाय और बनते हैं। अगर प्रथम भाव खाली है, ये सिचुएशन बन रही हो, और फर्स्ट हाउस खाली हो, तो आप घर के अंदर ही मंगल की चीजें, जैसे शहद, जैसे देसी खांड, चीनी जिसको बोलते हैं, वो अपने घर में 1 किलो आप ले सकते हैं। अपने घर के किसी जगह पे उसको दबा सकते हैं मिट्टी के अंदर। लेकिन अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है और ये सिचुएशन बनी हुई है और फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है, तब फिर ये शहद या चीनी वाला उपाय नहीं करना है। तब आपको क्या करना है, काले रंग की लोहे की एक बांसुरी लेनी है, उसके अंदर देसी खांड भरना है और उसको वीराने में कहीं जाके दबा देना है। वीराना क्या होता है? 8th हाउस। मतलब मंगल और शनि की कंबाइंड एनर्जी को हमने 8th हाउस में पहुंचा दिया। तो यहां जो उसका दृष्टि संबंध बन रहा था, ये खत्म हो गया। और मंगल शनि का ये घर भी होता है अपना, तो ये उपाय कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 कुंडली आपने पढ़ी, और इसका किस तरीके से इसको उपाय कर सकते हैं, आपने ये देखा। इससे संबंधित अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उसको समझा देता हूं। बोलना नहीं है, वो मैंने आपको म्यूट कर रखा है, आप मैसेज में डालिए कुछ पूछना हो अगर। हाँ, यस, घर की 4 दीवारी के अंदर कहीं पे भी, अगर लॉन है वहां पे भी आप दबा सकते हैं। फ्लैट है तो आप दीवार के उसमें, फ्लैट की किसी दीवार में खुद के घर के अंदर साइड में बना सकते हैं। ठीक है। लाल किताब के अनुसार एक कुंडली को बोला जाता है धर्मी कुंडली। क्या होती है धर्मी कुंडली? धर्मी कुंडली होती है जब भी आपकी कुंडली में गुरु और शनि की युति हो, किसी भी हाउस में, किसी भी हाउस में जब गुरु और शनि की युति हो, खासकर 6th हाउस में, 9th हाउस में, 12th हाउस में,
और 11th हाउस में। इन हाउस में अगर गुरु और शनि की युति हो, एक तो ये मेन हाउस है, इसमें हो तो बहुत अच्छा है। अगर इसके अलावा भी किसी भी हाउस में हो तब भी ये धर्मी कुंडली मानी जाएगी। गुरु और शनि अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में युति बनाकर बैठे हुए हैं तो ये धर्मी कुंडली बन जाती है। और जब भी किसी व्यक्ति की धर्मी कुंडली बन जाती है, उस कुंडली में अगर कोई अशुभ योग भी बने हुए हैं, पूरी तरीके से कुंडली खराब भी है, चाहे जितना बुरी कंडीशन में प्लैनेट बैठे हुए हैं, नीच का बैठे हुए हैं, ग्रहण बना के बैठे हुए हैं, किसी भी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो कुंडली वाले को इसके अपने ऊपर अपने लिए रिजल्ट कभी खराब नहीं मिलेंगे। मतलब उसका करियर भी बहुत अच्छा होगा, उसके पास में धन की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी, और उसको खुद का सुख चैन आराम भी बहुत मिलेगा, और उसकी खुद की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। वो कुंडली धर्मी कुंडली बन जाती है। और कुंडली में जब भी शनि गुरु के घर में, गुरु के घर कौन कौन से हैं? सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। जब भी शनि इन 5 घरों में कुंडली में बैठा होता है तो कभी भी वो खराब रिजल्ट नहीं देता है। वो गुरु शरण में होता है, और वो भी एक तरीके से धर्मी कुंडली का निर्माण कर रहा हो। तो धर्मी कुंडली वो कुंडली है, आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट किसी भी खराब युति में बैठे हों, लेकिन अगर गुरु और शुक्र की, सॉरी, गुरु और शनि की अगर युति है तो आपको जीवन में बहुत ज्यादा समस्याओं को नहीं झेलना पड़ेगा। आपकी जिंदगी आसानी से निकल जाएगी। पैसे के मामले में हो, चाहे करियर के मामले में हो, चाहे धन के। ठीक है। फिर आता है धर्मी ग्रह। क्या होते हैं धर्मी ग्रह? जब भी पापी प्लेनेट कौन कौन से हैं? शनि, राहु, केतु, ये नैसर्गिक पापी ग्रह हैं। जब भी ये पापी ग्रह, चाहे ये तीनों, चाहे अकेले अकेले, अगर 4th हाउस में आकर बैठ जाते हैं तो ये धर्मी ग्रह हो जाते हैं। या इनके साथ में, इन तीनों के साथ में चंद्रमा युति में बैठ जाए, चाहे चंद्रमा शनि की योग हो जाए, चाहे चंद्रमा राहु का योग हो जाए, चाहे चंद्रमा केतु का योग हो जाए, अगर कुंडली में ये पापी ग्रह 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो वो धर्मी ग्रह हो जाते हैं। या कुंडली के किसी भी भाव में अगर चंद्रमा की युति इन पापी प्लैनेट से बन जाती है तब भी ये धर्मी ग्रह बन जाते हैं। ये जब धर्मी ग्रह बन जाते हैं तो ये अपना पाप प्रभाव छोड़ देते हैं, अपने पापत्व को छोड़ देते हैं, और अपनी माँ, चंद्रमा इनकी माँ है, और अपनी माता की कसम खाके इस कुंडली के व्यक्ति के साथ में पाप ना करने की कसम खा लेते हैं। लेकिन ये चंद्रमा को डेंट लगा देते हैं, चंद्रमा को खराब कर देते हैं। 4th हाउस में शनि राहु केतु में से कोई भी प्लेनेट आएगा, खुद धर्मी हो जाएगा, खुद अपने खराब रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन चंद्रमा को डेंट लगा देगा। या चंद्रमा के साथ में ये तीनों प्लेनेट की युति होगी तो खुद खराब नहीं होंगे, खुद खराब रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन चंद्रमा को खराब कर देंगे। चंद्रमा अगर खराब हो गया तो माँ की सेहत खराब, आपके पैसे की स्थिति खराब,
आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, आप निगेटिविटी में जा सकते हैं, आपका मन ऊपर नीचे होता रहेगा, किसी काम में आप स्थिर नहीं हो पाएंगे। और जब भी चंद्रमा खराब होता है तो वो सूर्य को भी खराब करता है, मंगल को भी खराब करता है और बृहस्पति को भी खराब करता है। मंगल अगर आपका खराब हो गया तो आपके रिश्तेदारी वाले जितने भी रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे, रिलेशन निभाने में आपको परेशानी आएगी, आपका ब्लड से रिलेटेड आपको समस्या हो सकती है। बृहस्पति खराब होगा, प्रॉस्पेरिटी खराब हो जाएगी, आपके पूर्वजों को समस्या होगी। सूर्य खराब होगा, आपके अंदर धैर्य नहीं रहेगा, आपके अंदर स्थायित्व नहीं रहेगा, आपकी आत्मा में डेंट लग जाएगा, आप सेल्फिश हो जाएंगे, आपको बॉडी से संबंधित कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हो रहेंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम ये प्लैनेट बना के दे देते हैं, लेकिन खुद जो है ना पाप प्रभाव नहीं देते। तो इसको जो है बोलते हैं धर्मी ग्रह। तो पापी प्लैनेट चंद्रमा के संपर्क में आने पे अपना बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन चंद्रमा को टेंट लगा देते हैं। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट है साथी ग्रह। क्या होते हैं साथी ग्रह? जब भी दो प्लैनेट अदल बदल के एक दूसरे के घर में बैठ जाए, जैसे पहला घर किसका है? मंगल का। 10वां घर किसका है? शनि का। तो मंगल के घर में शनि बैठ जाए और शनि के घर में मंगल बैठ जाए, ये बन जाते हैं साथी ग्रह। ये बन जाते हैं साथी ग्रह। अब ये एक दूसरे का बुरा नहीं करेंगे, ये एक दूसरे की मदद करेंगे। मतलब इस व्यक्ति की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इस व्यक्ति का करियर भी अच्छा रहेगा। ये घर है चंद्रमा का, 4th हाउस चंद्रमा का। यहां मंगल बैठ जाए और मंगल के घर में चंद्रमा बैठ जाए, दोनों प्लैनेट नीच की अवस्था में बैठ गए, लेकिन एक दूसरे के घर में बैठे तो ये साथी ग्रह हो गए। अब ये एक दूसरे का बुरा नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद ही करेंगे। ये साथी ग्रह है। जब भी कुंडली हमारे सामने कोई आएगी तो इन छोटे छोटे सूत्रों का हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट हाउस में सूर्य आ गया, फर्स्ट हाउस सूर्य का घर है, यहाँ शनि बैठ जाए। ये शनि का घर है, यहाँ सूर्य बैठ जाए। आपस में दोनों शत्रु प्लेनेट है। एक बार में आप कुंडली देखोगे तो आप ये कहोगे कि सूर्य इस घर में और शनि इस घर में, दोनों ही खराब हो गए, दोनों खराब रिजल्ट देंगे। लेकिन ये दोनों साथी ग्रह बन गए, अब ये एक दूसरे की मदद करेंगे। यहां पर बैठा हुआ सूर्य अगर शनि से संबंधित काम करेगा, शनि के गुणों को अपनाएगा, चुस्ती चालाकी रखेगा, मेहनत से काम करेगा, अथॉरिटी वाली पोजीशन पर बैठ के काम करेगा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इस तरीके से साथी ग्रह जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को खराब नहीं करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक दूसरे की मदद करें, लेकिन खराब नहीं करते हैं। अगर साथी ग्रह की पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो एक दूसरे की मदद करेंगे और कुंडली वाले को इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब भी कोई प्लैनेट अपने उच्च
उच्च के घरों में, अपने मालिक के घरों में और अपने पक्के घर में बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं कायम ग्रह। कायम ग्रह। और ये कायम ग्रह कुंडली वाले के लिए एक आशीर्वाद बन के आते हैं। मतलब ईश्वर ने साक्षात उन प्लैनेट को जैसे बैठा दिया गया हो, ये कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देते। जैसे चंद्रमा यहां पर बैठ के अपने ही घर में बैठा हुआ है, कायम ग्रह है, बशर्ते एक पॉइंट, अपने घर में बैठा हो और इसके साथ में कोई प्लेनेट ना बैठा हो और इसके ऊपर किसी की दृष्टि भी ना हो, तब ये कायम ग्रह कहलाएगा। उस पोजीशन में ये बैठा हुआ चंद्रमा कुंडली वाले को बहुत अच्छी रिजल्ट देगा। चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा हुआ हो, अपने उच्च के घर में, कोई प्लेनेट इसके साथ में ना बैठा हो, ना ही इस प्लेनेट पे किसी कहीं से दृष्टि आ रही हो, उस कंडीशन में यहाँ का बैठा हुआ चंद्रमा कायम ग्रह कहलाएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, कभी खराब नहीं करेगा। मंगल 10th हाउस में बैठा हो, उच्च का होता है 10th हाउस में, यहां पर कोई प्लैनेट ना हो, ना ही किसी प्लैनेट से इसकी दृष्टि आ रही हो, बिल्कुल प्योर अवस्था में मंगल बैठा हो, मंगल हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा, कभी खराब नहीं करेगा। तो जो प्लैनेट अपने घर में हो, अपने मालिक के घर में हो, अपने पक्के घर में हो, अपने उच्च के घर में हो, वो कुंडली वाले को हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं। उन ग्रहों से संबंधित उनका कभी उपाय नहीं करेंगे, उन प्लेनेट से संबंधित चीजों का हम दान नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। उन प्लेनेट से संबंधित चीजों को हम मुफ्त में किसी से नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ईश्वरीय कृपा है। उनको हमको बड़ा सहेज के और बहुत संभाल के रखना है। उनसे रिलेटेड जितने रिश्तेदार हैं उनकी उनसे हमको उनको हमको बहुत रिस्पेक्ट देनी है, उनसे हमको बहुत बना के रखना है। जितना हम इन प्लैनेट के रिश्तेदारों से, इन ग्रहों की चीजों से जुड़ कर रहेंगे, उतनी ही हमको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। अब यही सेम हो, कोई प्लैनेट अपने उच्च के घर में हो, अपने पक्के घर में हो, अपने मालिक घर में हो, या अपने नीच के घर में हो, इन अगर ये प्लैनेट किसी वजह से खराब हो रहे हैं तो इनका डायरेक्ट उपाय नहीं किया जाएगा, इनका उपाय इनके मसनोई ग्रह द्वारा किया जाएगा। वो मसनोई ग्रह हम लोग आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में या अगली क्लास में आपको समझाएंगे मसनोई ग्रह किस तरीके से काम करते हैं। बड़ा अमेजिंग चैप्टर है मसनोई ग्रह का। मसनोई ग्रह मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि मसनोई ग्रह से संबंधित, मसनोई ग्रह अगर आप सही से सीख गए ना, तो आधी कुंडली जो है ना उसी से ही आप प्रेडिक्शन करने लगेंगे। मसनोई ग्रह बहुत है, एक ही स्लाइड, लेकिन इसका प्रयोग बहुत बड़ा है। वो मसनोई ग्रह की जब क्लास होगी तब बताऊंगा मैं। तो कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हो, अपने घर में बैठा हो, अपने पक्के घर में बैठा हो, अपने मालिक घर में बैठा हो, अपने नीच के घर में बैठा, इनका डायरेक्ट उपाय नहीं करेंगे अगर ये प्लेनेट खराब हो रहे हैं। इनका उपाय हम दूसरी तरीके से करेंगे। वो कुंडली देख के समझा जाएगा कि इसका उपाय किस लिए करना है, या फिर ये जिस जिस ग्रह से खराब हो रहे होंगे हमको उस ग्रह का उपाय करना है, या फिर इनके मसनोई ग्रह द्वारा इनका उपाय किया जाए।
ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आ, हम इसको प्रयोग करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आने वाली नेक्स्ट का क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस्मत का ग्रह कैसे निकाला जाता है। किस्मत का ग्रह निकालने के कई तरीके होते हैं, तो वो तरीके मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और एक वो भी प्लेनेट होता है कुंडली में जो दिखता नहीं है, लेकिन हमारी कुंडली में वो छुप के काम कर रहा होता है, और वो हमारी कुंडली में सबसे बड़ा किस्मत का ग्रह होता है। वो बड़ा अमेजिंग प्लेनेट है, और वो छुप के आपके साथ में, आपकी एनर्जी के साथ में, आपकी कुंडली के साथ में चुपचाप चलता रहता है, और वो पीछे से आपको सपोर्ट करता है। उस प्लेनेट को अगर आप निकालना आ गया, और आप उस प्लेनेट को, अगर आपने उस प्लेनेट की एनर्जी को पकड़ लिया और पहचान लिया कि ये प्लेनेट किस हाउस में बैठ के किस तरीके से काम कर रहा है, तो आपको अपनी कुंडली को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम।